हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेली स्टडी मटेरियल में। मैं आज आपके लिए मैथ्स के ऊपर क्लासेस लेकर आई हूँ। क्लास 10th के एनसीईआरटी लेवल का मैथ्स जो है मैं वो सॉल्व कराऊंगी, जिसमें मेरा टॉपिक है, मैंने टॉपिक लिया है त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो चलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपको ये वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो जो पसंद आएगा और आपको समझ में भी आएंगे। तो देखिए, त्रिकोणमिति को स्टार्ट करने से पहले त्रिकोणमिति के बारे में जान लेना हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि त्रिकोणमिति मीन्स क्या, त्रिकोणमिति में क्या पढ़ना है, तो देखिए नॉर्मली जो एक बात है इसकी, जो त्रिकोणमिति होता है वो तीन कोण, जो त्रिकोणमिति होता है तो इसमें एक त्रिभुज होता है और उस त्रिभुज के तीनों भुजाओं के माप के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, अगर इसका एक और डिफिनीशन के रूप में मैं बताऊं आपको, तो आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति में एक भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ओके, ये एक तरीके से स्टेटमेंट है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं कि त्रिकोणमिति में एक भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का जो अध्ययन है वो किया जाता है। तो चलिए, त्रिकोणमिति में जो भुजाएं हैं त्रिभुज की, इसका जो माप है, इसी के अध्ययन के बारे में हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे। अब देखिए, जो त्रिकोणमिति है उसके अंदर जो त्रिभुज लिया जाता है वो हमेशा, ये दूसरा पॉइंट आपको लर्न रखना है कि वो हमेशा एक समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, कौन सा होता है समकोण त्रिभुज का मतलब, उसमें कोई ना कोई एक ऐसा एंगल जरूर होता है जो 90 डिग्री का होगा। यानी कि अगर ये एक त्रिभुज है और इसका एक ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का होगा। ओके, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि समकोण त्रिभुज में एक जो एंगल होता है वो 90 अंश का होता है। चलिए, अब यहीं से स्टार्ट करती हूँ मैं इसको और डिटेल में आपको बताती हूँ। जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया कि हम लोग इसमें समकोण त्रिभुज लेते हैं, यानी समकोण, ठीक है, जो त्रिभुज लेंगे हम लोग को समकोण त्रिभुज लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, मान लीजिए कि एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, यानी कि इसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। अब जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है, देखिए इसके ठीक सामने ये है ना, ये जो भुजा होती है इसे कहते हैं कर्ण, और इसे इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस, जिसे H से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इन सभी बातों को आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो नीचे का ये जो एंगल होता है, ये इसके ठीक सामने की जो भुजा होती है ना, उसे कहा जाता है लंब। इंग्लिश में इसे परपेंडिकुलर कहते हैं। और जो बची हुई जो भुजा है, अब नीचे वाली यही तो एक बची है, इसे कहा जाता है, इस भुजा को कहते हैं आधार। ठीक है, आधार यानी कि बेस। तो ये जो हम लोग त्रिभुज लिए हैं, उनके भुजाओं का यहाँ पे नाम इस तरीके से हमको लर्न रखना है। देखिए, इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है भुजाओं को लेके, खास करके कि जब इस एंगल से या फिर इस एंगल से भुजाओं के बारे में बात की जाए तो गड़बड़ हो जाती है। कैसे गड़बड़ हो जाती है मैं आपको आगे इसमें बताती हूँ। इतना तो समझ में आ गया कि इसे कर्ण कहते हैं। 90, जहाँ भी 90 डिग्री का बनता होगा उसके ठीक सामने वाली भुजा को कर्ण, नीचे वाली से इसके ठीक सामने वाली भुजा को लंब, और इधर आधार कहते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का, और एक और बनाया, इसको हम लोगों ने नाम दे दिया ABC। देखिए, अगर मैं आपसे एंगल C की बात करूं, यानी कि यहाँ की बात करूं, तो इसके लिए जो ये वाली जो भुजा है ये लंब कहलाएगी। ठीक है, कर्ण तो अपनी जगह रहेगा, कर्ण तो यहीं पे रहेगा, कर्ण यहीं पे है, क्योंकि जो सबसे लंबी वाली भुजा होती है, जो सबसे बड़ी होती है त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में,
तो वो कर्ण कहलाती है। अगर इस एंगल की बात की जाए तो इसके लिए ये वाली भुजा जो है वो लंब हो जाएगी। इसका मतलब कि ये वाली भुजा क्या हो गई, आधार। लेकिन अगर हम इस वाले भुजा की बात करें जो कि ए पे है, एंगल ए पे, तो इस वाली भुजा के लिए इसके ठीक सामने वाली जो भुजा है ये अब लंब हो जाएगा। बात क्लियर हुई? यानी कि ये कर्ण, ये तो ऑलरेडी कर्ण रहेगा ही, ये लंब हो गया। इसका मतलब जो बची हुई भुजा है वो क्या हो गई, यानी कि ये आधार हो गया। बात समझ में आई? डिफरेंस समझ में आया आपको? तो मैं आप लोग को यही समझाना चाह रही थी। देख लीजिए, 90 अंश ये एंगल है, इसके ठीक सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, और ये वाला जो एंगल है इसके सामने की भुजा को लंब कहा जाता है। बाकी बची हुई जो भुजा है उसे आधार कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर एंगल ए की बात की जाए तो इसके ठीक सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, और ये कर्ण जो है वैसे ही रहेगा और इसे आधार कहते हैं। आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इससे। ये तो बेसिक चीज़ थी, और अधिकतर जो गलतियां हैं उसी में हो जाती हैं, क्योंकि वो एंगल बदल के पूछ देता है। अभी आगे क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले आप जान लीजिए, अब त्रिकोणमिति में आपका अगला जो स्टेप है वो जानना ये है कि अगर ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज के लिए एक रूल को आपका जानना बेहद ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, वो ये कि देखिए, जैसा कि इसे कर्ण कहते हैं, इसे लंब कहते हैं, इसे आधार कहते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर एक पाइथागोरस परिमेय है। एक पाइथागोरस परिमेय है, आप लोग इससे परिचित होंगे। पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस थ्योरम। इसके अकॉर्डिंग, इसके अनुसार कर्ण का जो वर्ग होगा वो बराबर होगा लंब के वर्ग के तथा आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। बात समझ में आई? कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, इसको इस रूप में भी लिखा जाता है, कर्ण इज इक्वल टू अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप सभी जानते होंगे कि जब यहाँ से स्क्वायर हटता है तो उधर जो है ये रूट लगा दिया जाता है। ओके, तो ये एक सेकंड चीज थी याद करने वाली, पाइथागोरस थ्योरम। चलिए अब इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, त्रिकोणमिति में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इन सभी का रोल तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इन सभी के जो मान हैं कैसे फाइंड किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज हम लोगों ने जैसे बनाया, नंबरिंग की, आप लोगों को पता है ये कर्ण है, ये आधार है, सॉरी ये लंब है और ये आधार है। तो इसमें यहाँ पर एक फॉर्मूला, मान लीजिए कोई पूछ दे समकोण त्रिभुज में, जैसे कि ये इसकी वैल्यू दे दी, इसकी वैल्यू दे दी, इसकी वैल्यू दे दी और बोल दी कि साइन थीटा का मान निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे? भुजा दी गई है, कोण का मान पूछ दे, थीटा का मतलब क्या है, आपसे एंगल पूछा जा रहा है, तो वो कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे? तो यही वैल्यू फाइंड करने के लिए आप लोगों को एक ट्रिक याद रखनी होगी, जिसे कहते हैं लाल बट्टे कक्का। इसका मतलब होता है, और यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि जो L है वो लंब के लिए आता है, जो K है वो कर्ण के लिए यूज किया जाता है, और जो A है उसे आधार कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर है? यहाँ पे अगर कोई इसे इंग्लिश में जानना चाहे तो इसे इंग्लिश में कहते हैं PBA, PBB,
पी बी पी अपॉन में के एच एच बी, मतलब कि इसको इस तरीके से हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। जैसे कि हम लोग इसे लाल बटे कक्का पढ़ते हैं उसी तरह इसको पढ़ा जाता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, आप इसको जिस तरीके से चाहे ट्रिकी वे में इसे लर्न कर सकते हैं। मेन जो कंक्लूजन है वो इसका यही है कि अब देखिए यहाँ पे इसका क्या यूज़ है। ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट आता है साइन थीटा के लिए, ये जो सेकंड है ये होता है हमारा कॉस की वैल्यू, और ये जो है ये यहाँ से हमारे टेन की वैल्यू फाइंड आउट होती है। यानी कि अगर कोई पूछे कि साइन बराबर क्या होता है तो साइन बराबर लिखेंगे एल बटे में के। एल बटे में के का मतलब होता है लंब बटे में कर्ण। बात क्लियर। उसी तरीके से कॉस के बारे में अगर बोला जाए तो कॉस का मतलब होता है ए अपॉन में के। ए अपॉन में के का मतलब ए बटे में के का मतलब क्या हो गया यहाँ पे आधार बटे में कर्ण। अगर यहीं पे बात की जाए टेन की तो लास्ट वाला जो है ये टेन की वैल्यू यहाँ से निकाली जाती है, यानी कि एल बटे में ए दिया हुआ है ना, इसको आप क्या लिख सकते हैं लंब बटे में आधार। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसको इसी क्रम में लर्न करिएगा, और देखिए यहाँ पे इस क्रम में क्यों लिखा जाता है, बुक में भी देखेंगे ऐसे इसी क्रम में लिखा रहता है। ये जो टेन है, टेन का जो अपोजिट है उल्टा, वो कॉट होता है। यानी कि अगर आप टेन के मान को बदल करके विपरीत कर करके लिख देंगे तो ये कॉट का मान आ जाएगा। यानी कि अगर ये एल बटे ए है तो इसे ए बटे एल लिख दिए तो वो कॉट का मान हो जाएगा, और ए बटे एल का मतलब हो गया आधार बटे में लंब। ठीक उसी तरह कॉस का जो अपोजिट है वो सेक होता है। इसका मतलब कॉस के मान को आप अगर विपरीत करके उल्टा करके लिखते हैं, उल्टा करने से मतलब ए बटे के की जगह आपको के बटे ए लिखना होगा, तो वो मान आपका सेक का हो जाएगा। के बटे ए का मतलब हो गया कर्ण बटे में आधार। ठीक उसी तरह साइन का जो अपोजिट होता है वो होता है कोसेक थीटा। अब कोसेक का मतलब यहाँ पे एल बटे के है तो आप लिख देंगे के बटे में एल। के बटे में एल का मतलब हो गया कर्ण बटे में लंब। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये याद करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वैल्यू फाइंड करने के लिए, एंगल फाइंड करने के लिए इसे लर्न करना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे इजी वे है लाल बटे में कक्का लर्न करिए, करने के बाद जो फर्स्ट वैल्यू है वो साइन की, ये कॉस की, ये टेन की, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले इसको लर्न कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं, और फिर इसको जो है वो इस मेथड का यूज़ करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। ये साइन की वैल्यू है, ये कॉस की है, ये टेन की वैल्यू है। आई होप आप लोग को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया हो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो एनसीईआरटी की बुक है उसके में त्रिकोणमिति जो है वो चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट हो रहा है, और उसका जो एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट है, एक्सरसाइज नंबर 8.1, वो मैं आपको यहाँ पर सॉल्व कराऊंगी एक्सरसाइज 8.1 को। तो वहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप देख सकते हैं ऊपर जैसा कि लिखा हुआ है क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि जो त्रिभुज ए बी सी, चलिए यहाँ पे थोड़ा लिख लेते हैं। जो त्रिभुज दिया हुआ है एक ए बी सी दिया हुआ है, और कहा गया है कि बी जो है वो क्या है समकोण है। बी समकोण है, तो जब बी समकोण है, अब उसके बाद वैल्यू भी दी गई है। यहाँ पे बताया गया है कि ए बी जो है, ए बी का मान है 24 सेंटीमीटर, और जो बी और सी है वो बी सी का मान यहाँ पर दिया हुआ है आपका 7 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर क्या करिए, इसमें आपसे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा ये है कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। देखिए आपको तो क्वेश्चन में दिख ही रहा होगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्यूशन लिखूंगी। चलिए सबसे पहला काम, यहाँ पे पूछा ये है कि साइन ए और कॉस ए क्या है, और फिर साइन सी और कॉस सी का वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाइए। हम लोगों ने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। थोड़ा इसे छोटा बनाते हैं, सॉल्व करने के लिए उधर जगह चाहिए होगी। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना लिया।
अब यहाँ पे हम लोग नंबर बी क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बी समकोण है, इसका मतलब कि एंगल जो बी होगा वहीं पे 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है, अब जब ये बी ये क्लियर हो गया तो आप किसी भी को भी नंबरिंग दे दीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, ए बी सी हो गया। ए बी की वैल्यू दी गई है 24 सेंटीमीटर, यानी कि लंब दे दिया गया है 24 सेंटीमीटर। बी सी की वैल्यू दी गई है 7, यानी कि आधार का मान आपको 7 दे दिया गया है। आप सबसे पहले यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे देखिए मैं सॉल्यूशन करा रही हूँ। सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, पहली बार में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार अगर आपको कर्ण निकालना हो तो कैसे लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है रूट के अंदर, नहीं सॉरी, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कर्ण को यहाँ पे लिख लीजिए कर्ण और इसको अंडर रूट में डाल दीजिए, ठीक है, मैंने अभी आपको पीछे बताया था। अब लंब क्या है, 7 है, 7 का सॉरी लंब यहाँ पे 24 है, 24 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस आधार यहाँ पे क्या है 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये रूट के अंदर ये जो वैल्यू है ये आ जाएगा 625। आप इसे सॉल्व कर लीजिए। जैसे हम इसका 24 का स्क्वायर करेंगे, 24 का स्क्वायर, देखिए यहाँ पे मैं रफली समझा भी देती हूँ। 24 का स्क्वायर कर लीजिए, कैसे करेंगे, इसको निकाल लीजिए, 16 का 6 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 8 1 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये कितना आ गया 6, 8 2 जा 16 और 16 और 1 17, 17 का 7 कैरी 1 5, यानी कि 24 का जो स्क्वायर होता है वो 576 आ गया। और 7 का आपको पता ही है 49 होता है, यानी कि 576 में आप जैसे ही 49 को ऐड करेंगे, देखिए कितना आता है, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, 15 का 5 हासिल 1, 18 और सॉरी 8 और 4 12, 2 हासिल 1 6 हो गया ना 625। तो ये तो रफली मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया, अगर आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे आ गया तो चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो ये जो है ये किसका वर्ग होता है, आप पढ़े होंगे, आप जानते होंगे। अगर आप इसका लसअप फाइंड आउट करेंगे आपको पता चलेगा कि ये कुछ इस तरीके का आएगा, 25 इंटू 25, यानी कि ये किसका होता है, कर्ण का मान आपका आ जाएगा, ये करनी से 25 बाहर आ जाएगा तो 25 हो जाएगा, यानी कि कर्ण का मान आपका कितना आ गया 25, ठीक है, बात क्लियर। चलिए मैं यहाँ से इसको इरेज करती हूँ। अब आपको पता चल गया कि हमारा कर्ण की वैल्यू भी पता चल गई। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें आपसे पूछा गया था कि साइन ए और कॉस ए, अब यहाँ पे बात ध्यान देने वाली है। देखिए साइन ए पूछा है ना, साइन ए का मतलब क्या, इस एंगल की बात कर रहा है, और इस एंगल के लिए ये जो सामने वाली भुजा है वो किसका काम करेगी, लंब का काम करेगी, यानी कि अब इसे आप लंब मानेंगे, ये कर्ण तो है ही, और इसे आप क्या मानेंगे आधार। अब इस बेस पे इसको सॉल्व करना है। तो साइन ए का मतलब, साइन का मतलब यहाँ पे क्या था हमारा, लाल बटे में कक्का था ना, LAL अपॉन में KA, लाल बटे में कक्का लंब बटे में कर्ण, आप लिख लीजिए यहाँ पे लंब बटे में कर्ण। अब देखिए लंब क्या है, यहाँ पे मैंने आपको बताया ना लंब यहाँ पे 7 है, कर्ण क्या है 25 आ गया, ये 25 है, 825 है लिखा गया है, ठीक है 25। ठीक उसी तरह किसका वैल्यू पूछा है, कॉस ए का, कॉस ए का मान कैसे निकालेंगे, कॉस ए का मतलब होता है आधार बटे में कर्ण। अब आधार बटे में कर्ण का मतलब क्या होगा, यहाँ पे आधार क्या है, एंगल ए की, अभी भी एंगल ए की बात की जा रही है, तो इसके लिए आधार कौन सा है, ये है 24, 24 बटे में कर्ण क्या है 25, ये हो गया आपका पहले का आंसर, बात क्लियर। अब ठीक उसी तरह देखिए यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या किया गया है, पूछ रहा है कि साइन सी और कॉस सी इसका मान क्या होगा। तो अब देखिए, अब मैं इसको थोड़ा इरेज करती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल ए की बात नहीं की जा रही है, अब यहाँ पर बात हो रही है एंगल सी की, और एंगल सी के लिए ये वाली जो भुजा है वही क्या होगी, लंब। अब जब ये लंब होगी तो ये हो जाएगी आधार। अब यहाँ से आप वैल्यू लिखिए, साइन सी बराबर लंब बटे में आधार, यानी कि लंब हो गया हमारा 24 और आधार हो गया हमारा 7, बात क्लियर। अब कॉस के लिए क्या हो जाएगा, कॉस
सी लिखा है ना, कॉस सी। कॉस सी का मतलब होता है आधार बटे में कर्ण। अब यहाँ पे आधार क्या है हमारा, आधार है हमारा 7 और कर्ण क्या है हमारा 25। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, बात क्लियर, क्वेश्चन समझ में आई? आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया हो, अच्छे से समझ में आया होगा। तो चूंकि आज थोड़ा त्रिकोणमिति के बारे में डिटेल में बताना था, इस वजह से टाइम ज़्यादा लगा और यही क्वेश्चन सॉल्व हो पाया। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जितने भी 8.1 के जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं उसको मैं सॉल्व कराऊंगी, 1 बाय 1 बोर्ड पे सॉल्व कराऊंगी और अच्छे से डिटेल में ट्राई करूंगी कि आपको समझा सकूं, ताकि आपको खुद ब खुद अच्छे से समझ में आए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।